हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक होगा एरिया वेक्टर, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं। ठीक है, देखिए कल मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको कि एरिया वेक्टर क्या होता है, कैसे चलता है। ठीक है, उसका प्रॉपर तरीके से मैं आपको बता देता हूँ आज कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्या, एरिया वेक्टर। हिंदी में इसको कहते हैं क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। देखिए नॉर्मली जो एरिया, जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, देखिए जब भी हम किसी एक सरफेस के, किसी एक पृष्ठ के क्षेत्रफल मतलब एरिया को हम एक डायरेक्शन दे देते हैं, एक दिशा बता देते हैं, तो वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, सरफेस क्या होता है, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो, कुछ एरिया हो, वो सरफेस हो जाता है। ये क्या है, एक सरफेस है। ठीक है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल लंबवत, ठीक है, एक लाइन होती है। देखिए ऐसे, ये जो मार्कर जा रहा है, ठीक है, ये हमारा, अगर इसको हम सरफेस अज्यूम कर लें, पृष्ठ मान लें, और इस लाइन को क्या, ये लाइन अगर इसके लंबवत है मतलब परपेंडिकुलर है सरफेस के, तो ये लाइन किसको दिखाएगी, एरिया वेक्टर को, क्षेत्रफल सदिश को। ये चीज़ मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत आगे प्रूविंग्स में भी पड़ेगी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक क्लियर रहता है। एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है, जब भी हम किसी सरफेस के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बाहर की तरफ खींचते हैं, उसके केंद्र से लंबवत बाहर की तरफ एक रेखा खींचते हैं, तो वो क्या होता है, उसका क्षेत्रफल वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा सॉलिड एंगल या घन कोण। इसको हिंदी में घन कोण कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल। देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है घन कोण, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज़रा कि ये होता क्या है सॉलिड एंगल। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक बॉल है। ठीक है, एक मिनट, मान लीजिए हमारे पास एक बड़ा सा बॉल है, गोल सा ऐसे। ठीक है, और हमने क्या किया, इस बॉल के ऊपर एक, यहाँ पे एक एरिया अज्यूम किया, एक क्षेत्रफल माना यहाँ। ठीक है, इस तरह से बॉल हमारा बना हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे एक एरिया अज्यूम किया। इस बॉल का यहाँ कहीं बीच में सेंटर भी होगा, केंद्र भी होगा। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे एक एरिया माना हुआ है, इस एरिया का एक एंड देखिए ऊपर यहाँ पर और एक यहाँ नीचे, इन दोनों को जब हम सेंटर से मिलाते हैं इस तरह से एक लाइन खींच के, ठीक है, तो यहाँ पे केंद्र पे, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हमारा सॉलिड एंगल या घन कोण बोला जाता है। एक बार यहाँ डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक फुटबॉल है मान लीजिए। ठीक है, फुटबॉल जो होती है, मान लीजिए एक फुटबॉल है हमारे पास, और हमने फुटबॉल के ऊपर वाले सरफेस पे एक छोटा सा एरिया अज्यूम कर रखा है। ये देखिए, ये छोटा सा एरिया अज्यूम कर रखा है, मान लिया कि इसका एक छोटा सा पार्ट मान लिया एरिया है। ठीक है, अब इसके ऊपर वाले किनारे को हम क्या करते हैं, सेंटर से मिलाते हैं, और नीचे वाले किनारे को भी क्या करते हैं, सेंटर से मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये सेंटर O है, इस सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से। ओमेगा हमारा W की तरह से ही होता है, इसको ओमेगा बोलते हैं। थोड़ा सा घुमा देते हैं, से W हम ऐसे बनाते हैं और ओमेगा ऐसे थोड़ा गोल कर देते हैं। ठीक है, ओमेगा। ठीक है, तो यही ओमेगा जो होता है, ये क्या होता है, हमारा सॉलिड एंगल या घन कोण बोला जाता है। ठीक है, तो किसी एक 3D फिगर में अगर हम कोई एक क्षेत्रफल लेते हैं, एक एरिया लेते हैं और उसके दोनों किनारों को केंद्र पर मिलाते हैं सेंटर पे, तो वहाँ पे जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, वो क्या होता है, हमारा घन कोण या सॉलिड एंगल बोला जाता है। ठीक है, इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। और एक कंप्लीट सर्कल के लिए इसकी वैल्यू जो होती है, याद रखिएगा, एक कंप्लीट सर्कल के लिए ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई। ठीक है, या 720 डिग्री। ठीक है, इसकी ओमेगा की वैल्यू जो होती है
2 पाई कितना होता है 360, तो 4 पाई कितना होगा 720। ठीक है, डिग्री में 720 डिग्री और रेडियन में 4 पाई रेडियन होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो हमारे बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। ये जो 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं वो दोनों टॉपिक्स बोर्ड के पेपर में डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है इनकी, ठीक है, लेकिन इनकी हेल्प से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। और बहुत सारी प्रूविंग्स में भी इनका हेल्प लगता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब हम प्रूविंग करते हैं। हमारी जो प्रूविंग का टॉपिक है, हमने पिछले वीडियो में गॉस लॉ पढ़ा था, ठीक है, तो उसी लॉ को हम कूलॉम लॉ के हेल्प से प्रूव करेंगे। ठीक है, तो इसकी हेडिंग क्या है, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ with the help of Coulomb's law। ठीक है, हिंदी में कहें तो कूलॉम के नियम से गॉस के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, डेरिवेट करेंगे हम इसको कूलॉम के नियम के हेल्प से। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूविंग इसकी। ठीक है, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। हमने मान लिया हमारे पास कुछ है, एक एरिया है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज Q रखा हुआ है, जिसकी वजह से इस एरिया में हमने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रखा है। ठीक है, ये ऐसा रैंडम बनाने का मतलब है कि कोई भी क्षेत्रफल हो, कोई भी पृष्ठ हो, ठीक है, कोई भी सरफेस हो, उसके लिए हम इस लॉ का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा किस टाइप का सरफेस होना चाहिए तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी सरफेस के लिए गॉस लॉ लगा सकते हैं, इसीलिए मैंने एक रैंडम फिगर बनाया है। आपकी बुक में भी एक रैंडम टाइप का ही फिगर बना होगा, ठीक है, कोई प्रॉपर फिगर नहीं बना होगा, सर्कल या कोई भी ऐसा कोई फिगर नहीं होगा। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसके ऊपर क्या है, हमारे पास एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया अज्यूम कर लेते हैं, एक क्षेत्रफल मान लेते हैं। इसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, डी ए, जो एरिया है हमारा वो क्या है, डी ए। ठीक है, इसका एरिया डी ए है और इसका एरिया वेक्टर हमारा क्या है, डी ए वेक्टर। ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इधर बाहर की तरफ है। ई और डी ए के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, थीटा। ठीक है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ से हमने मान लिया कि यहाँ से इसको जब हमने मीट किया, थोड़ा सा यहाँ पे जब हम मीट करते हैं तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होता है जिसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, डी ओमेगा। ठीक है, अब ये डी क्या है, हमने जो सॉलिड एंगल, यहाँ सॉलिड एंगल बनेगा मतलब घन कोण बनेगा, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये डी क्यों यूज़ कर रहे हैं, हमने सॉलिड एंगल को ओमेगा से डिनोट किया था, एरिया क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ डी क्यों लगाया जा रहा है। देखिए, डी जो यूज होता है वो हमेशा छोटी चीज़ों को डिनोट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डी लग गया, इसका मतलब एरिया हमारा क्या है, स्मॉल है। ठीक है, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल छोटा सा एरिया है हमारे पास। ठीक है, और अगर एरिया हमारे पास थोड़ा सा है तो हमारा जो फ्लक्स होगा, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या होंगी, थोड़ी ही लाइन पास करेंगी। भाई अगर हमारे पास मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक जनरेटेड है, ठीक है, तो अगर हम छोटा एरिया लेंगे तो उसमें से कम लाइन पास होंगी, और बड़ा एरिया लेंगे तो लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा पास होंगी। मतलब बड़ा एरिया लेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, बड़ा, और छोटा एरिया लेंगे तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा। ठीक है, और ये एंगल भी क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। अगर हम इतना बड़ा सर्फ एरिया ले लेते तो एंगल बड़ा बनता, तो सॉलिड एंगल भी हमारा क्या होता, बड़ा होता। ठीक है, तो इस केस में अब हम निकाल लेते हैं इस पॉइंट, हम यहाँ एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, पॉइंट पी। ठीक है, तो पॉइंट पी पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। ठीक है,
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल क्यों रहे हैं? देखिए, हमको डेरिवेशन किसके लिए करना है? गॉस लॉ का डेरिवेशन करना है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो हमको प्रूफ करके ले आना है, लेकिन इसको प्रूफ हम करेंगे कैसे? देखिए, कोई भी डेरिवेशन करने के लिए अगर हमको कोई नया फार्मूला डेरिवेट करना है तो हम पुराने वाले फार्मूले के हेल्प से करते हैं। और फाई का एक पुराना फार्मूला भी हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है? फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले के यूज से एक बात बताइए, एंगल तो हमारे पास दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये थीटा एंगल डीए और ई के बीच में। हम इसमें से वैल्यू फाइंड किसकी कर सकते हैं? ठीक है भाई, अगर हम ई और ए की वैल्यू कुछ अलग तरीके से, कुछ अलग जो फॉर्मूला बनता है उन फॉर्मूले के हेल्प से ई और ए की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, और पुट करके सॉल्व कर दें, तो क्या होगा? फाई ई का एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, और एरिया हमने डीए मान लिया। एरिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है, एरिया तो नॉर्मली हमको मिल ही जाता है। ठीक है, तो एरिया के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम ई की वैल्यू क्या करेंगे? निकालेंगे। मेन एम क्या डिसाइड हो गया हमारा कि ई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको ला के यहाँ पुट कर देते हैं तो फाई ई का एक नया फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ई की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ई कैसे निकलेगा? एक पॉइंट चार्ज, ये क्या है? पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। तो एक पॉइंट चार्ज बिंदु आवेश के कारण उससे कुछ डिस्टेंस पर एक वैल्यू, एक पॉइंट है जिसपे हमको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये वाली डिस्टेंस हमारी क्या है? स्मॉल आर है। चूंकि एरिया हमने बहुत छोटा अज्यूम किया है, इसलिए ये भी डिस्टेंस क्या होगा हमारा? स्मॉल आर ही होगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ क्योंकि एंगल समझने में दिक्कत आ रही है, समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक, तो पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है वो भी क्या है? सरफेस के बिल्कुल ऊपर है ना, तो हम पॉइंट पी तक की भी डिस्टेंस क्या होगी? आर ही होगी। ठीक है, रेडियस वही होगा, दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा, अब फाइंड कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट पी, ठीक है, बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निकाल लेते हैं जरा। बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है हमारी? अगर हम इसको ई अज्यूम कर लें तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है। एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर रखा है पहले से, तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिया। देखिए किसके वजह से निकाल रहे हैं? ये चार्ज क्या होता है जिसकी वजह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड? तो वो चार्ज हमारा वहाँ भी क्यू था, यहाँ भी क्यू है, तो रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्टेंस वहाँ पे क्या था? आर था। यहाँ देखिए क्यू और उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अभी भी क्या है? आर है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं फॉर्मूले से। ठीक है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जो हमारा फाई ई होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन चूंकि यहाँ पे एरिया हमने छोटा ले रखा है, तो एरिया को हमने क्या मान रखा है? डीए मान रखा है। और अगर एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी हमारा क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए हम फ्लक्स को क्या मान लेते हैं? डी फाई, और एरिया को क्या मान लेते हैं? डी ए। ध्यान रखिएगा, ये डी और ए अलग अलग क्वांटिटी नहीं है, ये दोनों मिलके एक साथ एक ही क्वांटिटी को डिनोट कर रहे हैं। हम डी और ए को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, ये हो गई। वैल्यू पुट करते हैं जरा ई की। तो ई की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या हो गया? डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इनको जरा एडजस्ट करते हैं। तो ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
ठीक है। अब देखिए हमने आपको बताया था अभी कि जो सॉलिड एंगल होता है वो क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस का स्क्वायर होता है, ठीक है, मतलब चाप बटे त्रिज्या का वर्ग होता है। तो अगर हम इस चाप की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ देखिएगा, यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है, तो जो डी ओमेगा आएगा हमारा वो कितना आएगा, ये डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डी ए कॉस थीटा आ जाएगी, ठीक है। हम यहाँ से जूम करें, यहाँ से मिला के निकाल देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मली लोग दिखाते नहीं हैं। देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, मतलब कर्ण हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लंब, और ये क्या हो गया, आधार। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो क्या होगा, ये इस वाले ट्रायंगल में हम लगाते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस की वैल्यू छोड़ देते हैं, ये तो हमको फाइंड ही करना है। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है, डी ए, कर्ण, कर्ण की वैल्यू क्या है, डी ए है। अगर हम यहाँ बेस की वैल्यू निकालते हैं तो ये डी ए का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी जो बेस की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, डी ए कॉस थीटा हो जाएगी, ठीक है। और डी ओमेगा क्या होता है, यही जो बेस है और त्रिज्या रेडियस का स्क्वायर। तो बेस देखिए कितना आया, डी ए कॉस थीटा हमने रख दिया, ये त्रिज्या रेडियस क्या है आर, तो आर का स्क्वायर हो गया, डिवाइड कर दिया, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं जरा, डी फाई ई क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे की जगह हमने क्या रख दिया, डी ओमेगा। इसको बना लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा जरा, यहाँ पे हमको क्या निकालना था, हमको फ्लक्स निकालना था, फाई ई की वैल्यू निकालनी है। हमने वैल्यू निकाली किसकी अभी तक, डी फाई ई की, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी फाई ई को फाई ई में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और चेंज करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास, ठीक है। तो जो भी बच्चे अभी 12th में नया नया एडमिशन लिए हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनको अभी इसके बारे में नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं, मैथ्स में आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं और हिंदी में समाकलन बोलते हैं, ठीक है। उसका काम क्या होता है, नॉर्मली लोग पूछते हैं ना कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हेल्प क्या है, उसका यूज़ कहाँ पड़ता है, तो यूज़ बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, कि जो इंटीग्रेशन, जो समाकलन होता है, उसका यूज होता है कि अगर हमको कोई छोटी चीज़ पता है और उसी का बड़ा रूप पता करना है तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं चीज़ का उसका, ठीक है। अगर हमको किसी सरफेस का छोटा सा क्षेत्रफल पता है और उसका बड़ा क्षेत्रफल पता करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलन कर देंगे। और अगर बड़ी चीज़ पता है और छोटा पता करना हो तब तो हम वहाँ क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, ठीक है। हिंदी में अवकलन कहते हैं और इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको 12th की मैथ्स में मिलेंगी, ठीक है। इसलिए अभी तक आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ उसके बारे में और इंटीग्रेट कर देता हूँ उसको, ठीक है। तो छोटी चीज़ हमको पता है डी फाई, मैंने बताया था कि डी क्यों यूज़ करते हैं, छोटी चीज़ दिखाने के लिए। तो डी फाई छोटी चीज़ हमको पता है, हमको क्या पता करना है, सरफेस का पूरा फ्लक्स पता करना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें टोटल फ्लक्स हमारा फाई ई जो होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन हम डी फाई ई की वैल्यू रख देते हैं जरा, डी फाई ई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, ये हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन का थोड़ा सा नॉलेज मैं आपको यहाँ दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, किसके हिसाब से हम करते हैं, किसके अकॉर्डिंग करते हैं, डी के साथ जो वैल्यू लिखी होती है, ठीक है, डी के साथ क्या लिखा है, ओमेगा, तो हम ओमेगा के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ें ओमेगा के अकॉर्डिंग वेरी नहीं कर रही होंगी, मतलब ओमेगा के हिसाब से चेंज नहीं हो रही होंगी, उनका इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, ठीक है। मतलब देखिए डी के साथ ओमेगा है तो यहाँ भी जो वैल्यूज़ हैं उसमें क्या होना चाहिए, ओमेगा होना चाहिए, तभी हम उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे, समाकलन कर पाएंगे, नहीं तो हम उसका समाकलन या इंटीग्रेशन कर नहीं सकते, ठीक है। तो
क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते उसको हम इंटीग्रेशन से क्या कर देंगे, बाहर। तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा और ये हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे q क्या होता है, ओमेगा के चेंज होने से q चेंज नहीं होगा, ओमेगा डी ओमेगा है। अभी हम यहाँ पर इतना एरिया ले लेंगे तो भी ओमेगा के चेंज होने से ये q चेंज होगा क्या, नहीं होगा। मीन्स हम ओमेगा के अकॉर्डिंग इसके रिस्पेक्ट में इसको चेंज नहीं कर सकते। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपने आप खुद में ही एक क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे चेंज नहीं होती, इसलिए ओमेगा के हिसाब से ये भी चेंज नहीं होगा, तो इसको हमने क्या कर दिया, बाहर। अब देखिए इसको जब हम बाहर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन, इसको कंप्लीट करके बताऊँगा कि ये ओमेगा कैसे आ गया, फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आइडिया रहे। ठीक है, ओमेगा, अच्छा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओमेगा की जगह क्या रख देंगे, 4 पाई। मैंने आज के ही वीडियो में अभी आपको शुरू में बताया था कि एक कंप्लीट सरफेस के लिए जो टोटल एंगल बनता है ओमेगा, वो क्या होता है, 4 पाई या 720 डिग्री होता है। तो हम यहाँ क्या रख देंगे, 4 पाई। अब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और हमारी जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, फाई ई इक्वल टू आ गई q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही देखिए, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, मैंने पहले ही लिख रखा था यहाँ पे। ठीक है, और ये बेसिक फार्मूला मैंने आपको लिख रखा था जिसके हेल्प से हमको काम करना है। ठीक है, ये चीज़ें हमने ध्यान रखी, इसको भी आपको नोट करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, इसकी वो मैं यहाँ क्लियर करा देता हूँ। यहाँ पे इसके इक्वेशन 2 के बगल में आप यहाँ लिख लेंगे, वेयर डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे ताकि जो कॉपी चेक करे आपका उसको पता रहे कि ये आपने इसके जगह पे डी ओमेगा रख कैसे दिया, डायरेक्ट ये चेंज हुआ कैसे। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ चेंज कर देंगे, तो इसको यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए बताई थी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी पूरी प्रूविंग है। ठीक है, यहाँ तक अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि इंटीग्रेशन से ये डी ओमेगा से ओमेगा कैसे आया। ठीक है, जैसे देखिए होता क्या है, फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx होता है x के पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ देखिए x है d के साथ, और यहाँ भी क्या है, x है, तभी हम इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। अगर यहाँ y होता तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाते। ठीक है, अब पुट करते हैं जरा वैल्यू, जरा देखिए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, डी ओमेगा था, डी ओमेगा के बगल में हम 1 का मल्टीप्लाई अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इसके जगह पे 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी क्वांटिटी के पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो हम 1 के जगह पे ओमेगा के पावर 0 रख सकते हैं। अब इंटीग्रेट करते हैं इस फॉर्मूले से, तो देखिए यहाँ पावर n था, तो यहाँ एक पावर ऐड हो गई, बढ़ गई, और उसी पावर से यहाँ डिवाइड हो गया, तो यहाँ पावर कितना है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा के पावर 0+1 अपॉन 0+1। पावर 0+1 कितना होता है, 1, और यहाँ भी क्या होगा, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ओमेगा। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया बेसिक इंटीग्रेशन का, कि कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, समाकलन करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू।